नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और जो आपको बहुत ही सुंदर सा अलग सा मौसम दिख रहा है, यकीन मानिए 5 मिनट पहले ऐसा नहीं था। और 5 घंटे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब उस टाइम तो ऑलमोस्ट 43-44 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था। और इस गर्मी में मैं टेस्ट कर रहा हूँ Volkswagen की नई टाइगून। ये मैं उदयपुर से लेके यहाँ तक यानी कि जयपुर तक चला के लाया हूँ और आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने 1.5 चलाया है, 1 लीटर चलाया है और ख़ास तौर से 1 लीटर 8 स्पीड ऑटोमेटिक चलाया है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो इस गाड़ी के साथ में आया है। बट पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं गाड़ी में, मतलब फेसलिफ्ट के साथ क्या क्या बदलाव आए हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि 1 लीटर कैसा लग रहा है और फिर 1.5 कैसा लग रहा है चलाने वालाने में, और कुछ चेंजेस है या नहीं है, और फिर कंक्लूजन। चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है वो यहाँ पे वैसी की वैसी है जैसे पहली थी, लेकिन चाबी से जुड़ी हुई एक चीज़ बदली है, जो कि है अगर आप ये लॉक बटन या अनलॉक बटन दबाए रखोगे तो उससे होने वाली चीज़। सारी Volkswagen कार्स का सिग्नेचर चीज़ थी कि आप जो है अनलॉक बटन दबा के रखो और सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाती है। अब यहाँ पे सारी तो नहीं होती है, बट आप देख पा रहे हो मैंने एक विंडो जो है वो खोल के रखी है। अगर आप अनलॉक बटन दबा के रखोगे तो वो विंडो रोल डाउन हो जाएगी ड्राइवर वाली, और सनरूफ जो है वो एयर सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हल्का सा ऊपर हो जाएगी, बेसिकली फ्रेश एयर वाले मोड में चली जाएगी। बट अगर आप दबा के रखोगे तो सनरूफ जो है ना सिर्फ वो पूरी बंद होगी, बल्कि ये लाइट बंद हो जाएगी। मतलब देखो सनशेड भी लग रहा है अंदर, और ये विंडो जो है ये भी पूरी की पूरी बंद हो गई है। तो ये अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी गर्म हवा बाहर निकालने के लिए। और आज बहुत ज़रूरत पड़ेगी ऐसे फीचर की आजकल, बिकॉज अब गर्मियाँ पड़ रही है। मैं आज ऑलमोस्ट 42 डिग्रीज़ में शूट किया है मैंने, तो इसका AC जो है वो भी अच्छे से टेस्ट हो गया है। बट इधर वाली विंडो मैंने क्यों खोल रखी है उसका भी रीज़न बताता हूँ। एक तो यही रीज़न है ये बताने के लिए कि चाबी से जो है वो नहीं ऑपरेट होती है, चाबी से सिर्फ ड्राइवर डोर वाली ऑपरेट होती है। बट एक और रीज़न है उसका, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, एक्सेसरी मोड में डालना पड़ेगा। मैंने जो है एक साइड का इंडिकेटर और गाड़ी जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐसे कर रखी है सेट, ताकि मैं आपको सब चीज़ एक साथ बताऊँ। क्या क्या बदलाव हुए उसकी पहले बात करते हैं। जो फ्रंट लुक है वो चेंज किया गया है, रियर में भी थोड़ा चेंज है, बट फ्रंट में काफ़ी चेंज है। और रेड वाला तो फिर भी इतना ज़बरदस्त नहीं लग रहा, बट जो ग्रीन कलर है उसमें बहुत बढ़िया लग रही है ये गाड़ी, अभी बहुत ही सुंदर लग रही है। और स्पेशली ये डिज़ाइन जो थोड़ी सी हेडलैम्प की ली गई है। बट और भी कई छोटे मोटे चेंजेस हैं जो कि इम्पैक्टफुल हैं, और वो है सबसे पहले ये हेडलैम्प स्टैंडर्ड है। अब ये हेडलैम्प आपको मिलेंगे सारे वेरिएंट में, जिसमें ये हाई बीम लो बीम है। और ये जो आप लाइट देख पा रहे हो यहाँ पे 3 देख पाए हो, ये ऑल वेदर लाइट्स का पार्ट है, यानी काइंड ऑफ फॉग लैम्प आप इनको कह सकते हो। ये ऑडी Volkswagen ग्रुप का पार्ट है। ऑल वेदर लाइट एक सिग्नेचर चीज़ है उनकी जो कि देते हैं। और जब भी ऑल वेदर लाइट्स इन भी गाड़ियों में आती है उनमें फ्रंट फॉग लैम्प नहीं आता है। तो यस, इस गाड़ी में कोई भी अलग से फ्रंट फॉग लैम्प जो है वो नहीं दिया गया है, जो है वो यहीं पे है। और ये थ्रू आउट एक DRL रन करती है 3 सेक्शन में, एक सेक्शन इधर एक सेक्शन उधर। और देखो ये राजस्थान की हालत हो जाती है, क्या बढ़िया धूल मिट्टी आई है, ये बढ़िया। एनीवे, तो यहाँ पे जो है और क्या क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बदलाव हुआ है। तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो तो बदला ही है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो अब नए ऐड हो गए हैं, ये पहले नहीं आया करते थे। और ये लाइट के साथ साथ में Volkswagen का लोगो जो है ये इल्यूमिनेटेड यहाँ पे हो गया है, तो ये भी एक बड़ा चेंज इधर आया है। सेम चेंज जो ऑब्वियसली इस साइड भी है, इस साइड भी, और कोई ऐसा अलग से चीज़ नहीं है कि मतलब कोई अलग चेंज किया गया हो। बट कुछ और चीज़ें जो है जो साइड में चेंज होनी चाहिए थी और नहीं हुई है, मुझे लगता है वो होने ज़्यादा बेटर होती कि यहाँ पे कुछ लुक्स में थोड़ा बहुत अगर चेंज किया जाता। मे बी टायर्स वगैरह के व्हील्स वगैरह के लुक्स में कोई खास चेंज नहीं है। जो 1.5 लीटर इंजन है उसके साथ में ज़रूर रियर में आपको अब डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, और उसमें रेड कैलिपर्स भी है, और यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। रियर में भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा चेंज जो है वो लुक्स में किया गया है, और उसमें मेन चीज़ जो है ये कनेक्टेड, ऑलमोस्ट कनेक्टेड लाइट के साथ साथ इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो है। और कोई भी चेंज किसी तरीके का नहीं है। जो एक चीज़ इंडिकेटर जिसके लिए जला के रखा था मैंने वही है कि रियर में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स अब आते हैं, तो ये चेंज एक यहाँ पे है। अब उसके बाद में जो भी चेंजेस हैं वो अंदर हैं सारे के सारे, और वो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले अंदर में चलता हूँ, और अगर आपको नोटिस ऑलरेडी आपने किया होगा या नहीं किया होगा, तो ये साउंड Volkswagen की इंजन ऑन करने के बाद ही जाएगी। ये मैंने इंजन ऑन किया, यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज इस तरफ आपको कैबिन के लेआउट वगैरह में देखने को मिलेगा। मतलब लेआउट तो नहीं, बट जस्ट वो क्या क्या मटेरियल सेलेक्ट किए हैं, कलर वगैरह सेलेक्ट किए उसमें। और सेम चीज़ यहाँ पे है कि आपको सीट जो है वो डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे अलग अलग वेरिएंट में। ये कांच मैंने इसलिए रोल डाउन कर रखा था बिकॉज आप देख सकते हो अब आपको टिंटेड विंडोज़ मिलती है, हल्की सी टिंट के साथ में आती है। आई थिंक मारुति ग्रुप के बाद में अब जो है Volkswagen मास मार्केट में यही थोड़े से टिंट के साथ विंडोज़ देने लगे हैं। दिस इज़ लीगली अलाउड टिंट, तो वो आपको यहाँ पे
पहले मैन्युफैक्चर नहीं देते थे, बट अब वो देने लगे हैं। और एक और चीज़ बदली है जो कि मैं चालू कर देता हूँ भाई, AC बदल दिया है फाइनली, और उसमें अच्छी रिपोर्ट है। ऑनेस्टली थोड़ा ढंग का काम कर रहा है वो, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। और उस AC के साथ साथ में एक और चीज़ बदली है मैकेनिकली, एंड दैट इज़ द 8 स्पीड गियर बॉक्स जो इसके साथ में लगा हुआ है। 6 स्पीड के बजाय एक 8 स्पीड क्यों दिया है उस पर बात करेंगे। मैं इस वीडियो में चलाऊंगा 1.5 भी, बट प्राइमरली बात जो है 8 स्पीड के साथ में ही हर चीज़ की करूंगा। और एक और चीज़ जो बदली है वो है ये MID, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे की तरफ ये MID। अब ये MID जो है पहले मुझे एक बार की लगा पहले कि MID तो पहले भी आया करती थी, तो अब इसमें अलग क्या हुआ है इस तरीके का, एक्चुअली बंद कर देता हूँ, तो अलग क्या हुआ इस तरीके का। फिर देन आई रियलाइज MID को एक्चुअली चेंज किया गया, और लेआउट जो है अंदर का वो भी चेंज किया, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें सुधरी है। मतलब जिस तरीके से जो ओवरऑल चीज़ें दिखती है, और थोड़ी सी कम कॉम्प्लिकेटेड है नेविगेट करने में। अभी भी है तो थोड़ी सी बिखरी हुई इधर उधर, बट थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड है ना। आई रियली अप्रिशिएट जो थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें हुए हैं, जिस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ों के बीच में टॉगल करते हो, चीज़ें रीसेट करते हो, या होल्ड करके रीसेट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ही हल्के हल्के बदलाव है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी भी आपको जो है कोई डेडिकेटेड कॉल काटने का बटन नहीं मिलता है। आप जब कॉल आता है तो आपको उठाना है या काटना है, वो आपको इस ओके बटन और इन 2 चीज़ों से टॉगल करना पड़ता है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। ऑफ कोर्स फ्रंट फॉग लैम्प नहीं है, ऑल वेदर लाइट्स आई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी चेंज जो है वो आया है। और ये पार्ट जो है देखो, अब ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ब्रांड को समझनी चाहिए और उनके बारे में जो है कुछ करना चाहिए। अब ये यहाँ पे क्योंकि हेडलाइट लेवलिंग आती था, अब ऑटो लेवलिंग आ गया तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने जो है इस टेक्सचर का यहाँ पे बटन लगा के उसको नीट नहीं किया, बल्कि उसमें एक अलग से ऐसे ब्रैकेट छोड़ दिया, विच इज़ नॉट रियली नाइस। ये ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी किसी भी तरीके का कोई चेंज जो है वो नहीं है, दरवाज़ों वगैरह में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हाईलाइट किया जाए, और उसके अलावा अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हाईलाइट की जाए मेरे ख्याल से। अब जो है आपको मेन चीज़ ये दिखा देता हूँ मैं, वो है पैनोरामिक सनरूफ जो यहाँ पे ऐड की गई है। ये पैनोरामिक सनरूफ हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही हल्का सा माइन्यूट सा ट्रांसपेरेंट है, बट दिस इज़ द पैनोरामिक रूफ जो कि ऑल द वे इतनी बैक जाती है। और एक्चुअली कर्टन तो और भी पीछे जाता है, कर्टन जो है ऑल द वे पूरा पीछे वहाँ तक चला जाता है। और ये पैनोरामिक सनरूफ सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको मिलेगी, यानी कि जो स्कोडा कुशा की तरह लोअर वेरिएंट में छोटी सनरूफ मिलती है वो नहीं मिलेगी। वहाँ पे टॉप एंड में पैनोरामिक है, बाकियों में छोटी सनरूफ मिलती है, इसमें नहीं मिलेगी। मतलब फोक्सवैगन टाइगून में वो चीज़ नहीं ऑफ़र की गई है। लेकिन असली चीज़ जो ऑफ़र की गई है वो भाई इस गाड़ी के साथ साथ में जो चेंजेस किए गए हैं मैकेनिकल टर्म्स में वही है। तो ड्राइव करते हैं और उनकी बात करते हैं कैसे फील हो रहे हैं। ओके, अचानक से अंधेरा सा हो गया है, बट अभी पूरा अंधेरा का टाइम से हो गया है, एक्चुअली सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब उधर कहीं पे। बट दैट शुड नॉट अफेक्ट आवर रिव्यू एट ऑल। देखो गाड़ी 48 डिग्री सेल्सियस दिखा रही है, ऐसे ही दिखा रही, खड़ी दिखाती है। थोड़ी देर जब चलोगे उसके बाद में एक्चुअल क्या टेम्परेचर हो रहा है वो गाड़ी जो है वो दिखाना शुरू करती है। हाउएवर मैं यहाँ पे कुछ और हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये कि सबसे पहले गाड़ी में एक तो सस्पेंशन में पता नहीं चेंजेस हुए हैं या क्या, हल्का सा जो है वो कहते हैं ना कि फील ऐसे आ रही है, थोड़ा स्मूथन आउट हुआ है। बट अभी भी आप जब शार्प गड्ढे वगैरह हिट करते हो तो भाई ये बढ़िया से आवाज़ करता है, और अभी भी उतना ज़बरदस्त नहीं है जितना कंपटीशन में कुछ कार्स ने किया हुआ है, जितना बढ़िया किया हुआ है। तो वो थोड़ा सा एक मलाल रहेगा। अगर आपके एरिया में थोड़ी बहुत भी पैची सड़कें हैं या पैच वर्क हुआ है या ख़राब सड़कें हैं, तो फिर आपको ये सस्पेंशन जो है थोड़ा परेशान जो है वो कर सकती है। एनीवे दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो ये कि ये 8 स्पीड ट्रांसमिशन जो दिया गया है, ये असली कमाल जो है वो किया गया है। अब ये मैं आपको कुशाक में भी बता चुका था कि कैसे काम कर रहा है, बट आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी काम कर रही है। ठीक है, सबसे पहले एक तो मैं यहाँ पे चेंज करके इसको ओवरव्यू वाले मोड में लाता हूँ, नहीं नॉट ओवरव्यू एक्चुअली, मैं स्पीड वाले मोड में लाऊँ या सॉरी व्यू चेंज करना था मुझे, कहाँ ओवरव्यू देख रहा हूँ मैं, मेरे को व्यू चाहिए जिसमें हाँ ये टैकोमीटर वगैरह दिखे। तो आप जब स्टैंड स्टिल से चालू होते हो तो एक तो AC और गियरबॉक्स दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था 1200 RPM 1300 RPM के नीचे AC काम नहीं करता था, कट ऑफ होता रहता था, और उसके बाद में 3500 के ऊपर कट ऑफ हो जाता था। बहुत ही वियर्ड सिचुएशन थी, स्पेशली जब गाड़ी गर्मियों में खड़ी रही हो पीक ऐसा गर्म होके, तो वो सिचुएशन जो है गड़बड़ हो जाती थी। अब वो सिचुएशन नहीं है, ये एक बढ़िया चीज़ हो गई है। बाय द वे सामने टाटा दिखी तो मुझे याद है इस गाड़ी में भी 2 चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है। एक तो ये चार्जिंग सस्पेंडेड हमेशा आता रहता है, उसके बाद में एक जो है हल्का सा एक लाइट का एरर दिखा रहा था कि लेफ्ट इंडिकेटर जल नहीं रहा, बट वो जल रहा था। लेकिन एक चीज़ जो हमें 1.5 के साथ फेस हो रही थी वो चार्जिंग जो है वो हल्की सी ऐसे आवाज़ कर रहा था। चार्ज पे लगाया है, उसको कूल रखने के लिए उसके नीचे फ़ैन है एक, ये देखो, ये देखो मोटर चालू होगी भाई ना। ऑल्सो ये सारी गाड़ियों में देयर इज सम क्रीकिंग नॉइज, देखो
ये हल्की हल्की नॉइजेस जब स्पेशली गाड़ी का चैसी फ्लेक्स भी जब होता है, बाकी गाड़ियों में नहीं आती है, उनका फ्लेक्स इनफैक्ट ज़्यादा होता है, इसकी काफ़ी रिजिड है, फिर भी आवाज़ें आती है। तो वो ऐसे याद आ गया, मैं बताता हूँ, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। बट वापस लौटते हैं मेन चीज़ पे। तो अब जब हमने स्टॉप गो ट्रैफिक को मिमिक करने की कोशिश की तो वहाँ पे AC बंद नहीं हो रहा था, पीक गर्मी में भी, जो कि अच्छी बात है कि इतनी गर्मी में अगर AC जो है वो बंद नहीं हुआ है तो वो एक अच्छी चीज़ थी। और साथ ही में गियर वैसे होल्ड नहीं कर पा रहे थे हम 1 लीटर के साथ में ज़्यादा, बट जैसे अभी जो है मैं कोशिश कर पा रहा हूँ होल्ड करने की, और 4000 प्लस RPM में होल्ड करके ट्राई कर रहा था, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब बिल्कुल भी कट ऑफ जो है वैसे फील नहीं हो रही थी। AC का कंप्रेसर कुछ जगह पे स्ट्रॉन्ग, कुछ जगह पे वीक होता है, वो फील होता है, बट ये नहीं पता चलेगा आपको रेगुलर डे टू डे यूज़ में कि कहीं बंद हो रहा है। जो पहले वाला तो काफ़ी परेशान करता था, वैसा तो कोई भी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो 8 स्पीड का गियर बॉक्स ही है, काफ़ी स्मूथ शिफ्ट अब करने लगा। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत सुधरी होगी इसकी वजह से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाईवे पे अगर आप 80-90 चलाओगे तो आपको ये जो है 16 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी, 17 दे देगा मे बी। 90-100 चलाओगे तो अराउंड 15 इश फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा। और अगर आप सिटी में मोस्टली देखोगे तो अगर गर्मियाँ नहीं हैं और नॉर्मल आप चला रहे हो तो इट माइट गिव यू 11 के आसपास, अदरवाइज जो है ये 10 या उसके आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी ही आपको देने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप सोच रहे हो फ्यूल एफिशिएंसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल कैलकुलेशन जो है ना, तो ब्रांड ने ज़्यादा कुछ बोला इसके बारे में, ना ही कहीं और कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जो है मैं बटोर पाया हूँ कि कंपैरिजन कर लूँ बैक टू बैक कि कितना आ रहा है। बट एक चीज़ जो है वो डेफिनेटली क्लियर है, और वो ये कि 1 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है आइडल कंडीशंस में। और दूसरी चीज़ जो इसने करी है वो है ओवरऑल स्मूथनेस, राइट फ्रॉम द पिकअप। उसके बाद में एक्चुअली बहुत अंधेरा हो गया होते होते, सडनली काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, जबकि अभी सनसेट नहीं हुआ है। एक चीज़ जो इसने डेफिनेटली करी है वो ओवरऑल स्मूथनेस है, जिस तरीके से गियर शिफ्ट्स हो रहे हैं, ओवरऑल जो स्ट्रेस इंजन पे रहता था उसको काफ़ी रिड्यूस किया है, और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर चीज़ है ओवरऑल लॉन्जिविटी में, मतलब इंजन वगैरह जो है उसकी ओवरऑल लाइफ वगैरह में। और साथ ही में एक चीज़ जो कि मुझे नहीं पता, देखो कितना उनको एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता होगा ये 8 स्पीड गियर बॉक्स लगाने का बजाय 6 स्पीड के, या सस्ता पड़ता होगा डिपेंडिंग कहाँ से वो सोर्स कर रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, कितने मैन्युफैक्चरर्स अब 8 स्पीड को यूज़ करने लग जाएंगे ओवरऑल वगैरह। वो जो पूरी इकोनॉमिक्स जब आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि गियर का नंबर ज़्यादा है तो वो सस्ता होगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। कई बार कहाँ से सोर्स किया जा रहा है और उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट मेरे ख्याल से ओवरऑल गाड़ी की लाइफ के लिए ये बेटर गियर बॉक्स जो है वो चूज़ किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक बढ़िया चीज़ है। चलता अभी भी 100 की स्पीड पे वही 3000 के आसपास ऑलमोस्ट हिट करता है, वही RPM फिगर बैंड में ही रहता है, उसमें कोई बदलाव ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये कि स्मूथनेस के साथ साथ फील जो कैबिन के अंदर आ रही है चलाते वक्त, जो हल्का सा फास्ट गियर शिफ्ट्स वगैरह जो फील हो रहे हैं, या राइट गियर में हमेशा रहने वाली चीज़ जो है वो बड़ी कमाल की है। ओवरऑल हाईवे पे मैंने बहुत चलाया है इस इंजन को, ज़्यादा हाईवे पे चलाया, मैं शूट भले ही यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं 1.5 पे ले चलूँ। उससे पहले एक दो चीज़ें और बता दूँ, देयर इज़ नो चेंज इन विजिबिलिटी, देयर इज़ नो चेंजेस इन ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स वगैरह, जैसी जो चीज़ें थी वैसी फील हो रही है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। विजिबिलिटी भी जो है थोड़ा सा ये मामला थिक है यहाँ पे, लार्जली बिकॉज विंडोज़ के ये वाले एंड सेक्शंस की वजह से। ना ही फेसलिफ्ट में इन चीज़ों के चेंज होने की कोई उम्मीद करता है, क्योंकि ये कोर चैसी का पार्ट है। ना ही कोई चेंजेस जो है सेफ्टी वगैरह में होंगे, सेफ्टी ऑलमोस्ट टॉप नॉच ही थी, तो उसमें कुछ चेंजेस वैसे भी आपको क्या करने थे, तो टॉप नॉच ही अभी रही है। जो MID के छोटे मोटे चेंजेस जो किए गए दे आर वेलकम चेंजेस। मे बी आई वांट कि इसमें जो है प्रॉपर नेविगेशन आए, ना कि ये कि 900 मीटर बाद इधर मुड़ो उधर मुड़ो। इनसे जो है आज के टाइम पे ये, अगर चलो ये तो फिर भी ठीक है, टॉप एंड अगर आप लेने जाओगे ऑन रोड ऑलमोस्ट 22 लाख रुपीज़ का आएगा, क्या आपको ये सूट करेगा मामला? नहीं करेगा ना, तो वो वाली चीज़ है। इन पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान डेफिनेटली दिया जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। ओके जी, तो अब हम बैठे हैं 1.5 लीटर 4 सिलेंडर 150 PS 250 Nm वाले इंजन वाले टाइगून में। अब ये जो इंजन है ये भाई प्यारा इंजन है, इसके बारे में जो है कोई दो राय नहीं है कि प्यारा है या कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है ये इंजन। अब इस बहुत प्यारे इंजन की जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है वो ये कि एक तो चलो DCT के साथ में आता है ये, सिटी बहुत हैवी सिटी ट्रैफिक के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वगैरह वो चीज़ें रहती है, उसमें कोई डिनाई नहीं है फैक्ट में। बट आप इस इंजन को कम ट्रैफिक वाली सिटी में ये हाईवे पे चलाओ, इतना स्मूथ फास्ट गियर चेंजेस करता है, बढ़िया पावर डिलीवरी करता है। ओवरटेक करना है बस पैर रखो ऐसे और ये भागना शुरू होता है, और हल्ला करके, मतलब बढ़िया ग्राउंडिंग साउंड है एक, मतलब बहुत ही बेसी सी साउंड है इसकी और बहुत ही बढ़िया साउंड है। प्लस
जब आप प्यार से चला रहे हो, जब आपको लेट्स से कि जैसे यहाँ पे 80-90 में चल पा रहा हूँ मोस्टली, तो गाड़ी बढ़िया माइलेज देती है। अभी ओवरऑल कंबाइंड माइलेज 15 का दे रही है, बट अगर आप लगातार 90 की स्पीड पे क्रूज़ कर पाओ और एलिवेशन चेंजेस वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो दिस विल डेफिनेटली गिव यू ऑलमोस्ट 18-19 kmpl। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ इस इंजन के बारे में है कि पावर भी है, जब भी चाहिए, नहीं चाहिए पावर, आराम से चल रहे हो तो 2 सिलेंडर मोड भी एक्टिवेट हो जाता है। और 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट हो या नहीं हो, उसके बावजूद फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाता है। 2 सिलेंडर मोड का क्या है ना, वो मोस्टली तब काम का है जब आप 60-70 से नीचे की स्पीड्स पे 2 सिलेंडर मोड लग रहा है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। 90 वगैरह पे या उसके ऊपर वो लग भी जाए तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो तभी एक्टिवेट होता है गाड़ी जेन्युइनली पावर की कोई खास डिमांड नहीं करी, हल्की सी पावर आप चाहिए आपको और वो सिलेंडर मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। तो उतना बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी का डिफरेंस ऊपर नहीं आता है, थोड़ा ये बीच में 60-70 वाले जोन में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है 2 सिलेंडर मोड की वजह से। तो ये चीज़ है, बट कोई भी बदलाव इस गाड़ी के साथ में, मतलब 1.5 के साथ में जो है ऐसा नहीं हुआ है। तो वो एक चीज़ है जो कि एज इट इज़ रही है। थोड़ा सा गाड़ी का जो फ्रंट एंड चेंज हुआ है उस हिसाब से मुझे लग रहा है, थोड़ा सा जो आवाज़ आ रही है उसमें थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, मतलब जो एयर फ्लो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कुछ भी खास चेंज इसमें हुआ है। कोई भी ऐसा फीलिंग जो है वो डिफरेंस नहीं दिखा रहा है। बट मेरे ख्याल से ये इंजन जो है इट इज़ मच मोर सुपीरियर। अगर आपको जेन्युइनली चलाने के मज़े के हिसाब से फोक्सवैगन चाहिए तो ये वाला इंजन लो। अगर आपको बस फोक्सवैगन चाहिए कि सेफ्टी वेफ्टी मिल जाए वगैरह वगैरह, तो फिर आपको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में चाहिए सिटी के हिसाब से। बट लार्जली आई वुड से दिस इज़ द इंजन जिसके साथ में आपको जाना चाहिए। मज़ा यहीं पे है। बाकी चीज़ें जो वो गाड़ी दे रही है वो बहुत सारी गाड़ियाँ ऑफर कर पा रही है, अनलेस आपको टिपिकल मतलब वो माइंडसेट ही दिमाग में होता है। देखो कई बात तो कि फोक्सवैगन है तो बेस्ट सेफ्टी यही बनाएंगे, बनाते भी हैं, ऐसा नहीं कि गाड़ियाँ सेफ़ नहीं है वगैरह, मतलब जेन्युइनली सॉलिड और बढ़िया फील होती है। बट इट्स जस्ट दैट देयर आर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दैट इंजन। यहाँ पे ये इंजन बहुत ही बढ़िया लगता है। वैसे एक चीज़ है, डस्टर के आने के बाद में डस्टर फील्स मच मोर इंगेजिंग टू ड्राइव समहाउ। वो जो 1.3 लीटर उनका जो इंजन आता है उसके साथ में वो इंगेजिंग फील होती है गाड़ी चलाने वालाने के हिसाब से। तो जेन्युइनली इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में कुछ और चीज़ की जानी चाहिए थी। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो 1.5 है इसमें जो स्टीयरिंग में उसमें थोड़ा ज़्यादा वजन डाल दो, थोड़ा सा सस्पेंशन ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी अलग रखो, तो वहाँ पे थोड़ा मज़ा और ज़्यादा आने लगता है। जो लोग चलाने के हिसाब से लेना चाहते थे उनको जेन्युइनली कनेक्ट जो है ज़्यादा बेटर फील होता है, बिकॉज ये चैसी तो कमाल है, ये चैसी हैंडल कर सकती है बहुत सारी चीज़ें। बट अब गाड़ी में सस्पेंशन और स्टीयरिंग वगैरह जो है बाकी उसको अगर कॉम्प्लीमेंट ना करे तो फिर मज़ा नहीं आता है। और जाते जाते एक बार आपको मैं लाइट के थ्रो के बारे में बताता हूँ कि कैसा थ्रो है। अब देखो ये जब जहाँ पे भी स्ट्रीट लैम्प जली होती है वहाँ पे जैसे कुछ खास लाइट के बारे में पता नहीं चलता है, वहाँ पे तो सारी लाइट जो है वो बढ़िया होती है। बट थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ और वहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताने वाला। सबसे पहले फॉग लैम्प की जगह जो ऑल वेदर लाइट्स है वो कहाँ इल्यूमिनेट हो रही है, किस जगह को दिखा रही है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी बारिश हो रही है, जब भी फॉग वगैरह आ रहा है, आपको तब वो इस्तेमाल करनी है। डजंट मैटर कि आपको वो लाइट से एक्चुअल में खुद को कोई असर दिखे या नहीं दिखे, सामने वाला जो है उसको थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी डेफिनेटली आपकी गाड़ी की जाएगी और आपको भी डाउन मतलब ये जो पार्ट है बहुत ही नज़दीक वाला उस पर मिलती है। अब देखो ये साइड में जलाई मैंने, आप वहाँ और इधर देख पा रहे हो, ये जो लाइट है ये अदरवाइज ऑफ है, ये ऑल वेदर लाइट में यहाँ से जब चालू कर रहा हूँ तब आपको दिख रहा है डिफरेंस, ठीक है। अब जो मेरा कंसर्न है वो ये कि ये ऑटो लेवलिंग हेडलैम्प जो है, अभी तो वो स्कूटी ऑलमोस्ट जहाँ तक जा रही है वहाँ तक एकदम सही से दिखा रहा है एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मतलब मैं जब चल रहा हूँ तो जिस हिसाब से वो ऑटो लेवल भी कर रहे हैं ऐसा बहुत ज़्यादा मेरे को नोटिस में भी नहीं आ रहा है, बट मेरे को उससे कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ जब हाईवे की स्पीड्स पे होता हूँ तब वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर रही है, मतलब वहाँ नहीं गिरी जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, थोड़ा आगे मैं उसकी पोजीशन को चाह रहा हूँ। तो आई गेस आपको उसकी पोजीशन एडजस्ट करवानी पड़ेगी, अदरवाइज जो है आप थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं होंगे। हाँ, हाई बीम जब आप जलाते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है और ऑब्वियसली सामने वालों की आंखों में भी पड़ेगी। हाई बीम जलाने का कोई लॉजिक नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाईवेज पे हाई बीम है मेरे ख्याल से नाइट के टाइम पे, जो कि हम लोग जो है कुछ खास एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जिससे प्लीज़ बचा जाए तो इतना बेटर है। और कई जगहों पर होता है लोग ऐसे ही हाई बीम चलाते हैं, उनको लग रहा होता है कि उनकी लाइट कमज़ोर है। नहीं है, आपको ना आपकी लाइट का थ्रो अगर सही जगह होगा तो आपको टाइमली अगर कोई बीच में ऑब्जेक्ट आएगा वो दिख जाएगा जब उस पर एक्चुअल में लाइट पड़ेगी। तो जब कोई चीज़ है ही नहीं जिस पे लाइट पड़नी हो और रोड में कोई उभार है ही नहीं जिस पे लाइट पड़नी हो तो रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो फिर आप कितनी ब्राइट लाइट लगा दो, आपको साइड वाले लाइट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग देख के अच्छा फील हो जाता है। देखो ये बंदा हाई बीम करके आ रहा है, कोशिश करवा रहा हूँ मैं लो बीम करवाने की, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये इधर ओवरटेक कर रहा है तो उसको लग रहा है कि ओवरटेक करने वाले बंदे को लाइट मार रहा है। सबके अपने अपने नियम बने हुए हैं भाई। एनीवे
देखो बात ये है कि जो चेंजेस किए गए हैं वे आर वेलकम। एसी स्पेशली बहुत ही ज़्यादा काम का चेंज है। 8 स्पीड ट्रांसमिशन जो है वो भी चेंज करके मतलब वो जो नया लाया गया है वो भी बहुत बढ़िया काम किया है। 6 स्पीड को हटा के यहाँ पे थोड़ा सा राहत सिटी यूज़र्स को डेफिनेटली मिली है, स्पेशली 1 लीटर का ओवरऑल यूज़र्स को ही मिली है। हाईवे पे सिटी में दोनों ही जो आगे जो चेंजेस फील हो रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। ये सेम चेंजेस मुझे लगता है बाकी सारी गाड़ियों में होने के बाद ही आपको 1 लीटर ऑटोमेटिक जो है ख़रीदना चाहिए, चाहे वो काइलैक हो, वर्टुस हो, चाहे वो आपके स्लाविया वगैरह हो, जिनमें भी अभी ये 8 स्पीड नहीं आया उसमें उसके साथ ही खरीदो तो ज़्यादा बेटर लॉजिक है। बट टाइगन पे वापस आते हैं। अब टाइगन के साथ में सीन ये है कि ये प्राइस पॉइंट पे जब आप देखने लगोगे तो आपको कुशाक के हिसाब से कुशाक जो है थोड़ी ज़्यादा लॉजिकल लगने लग जाएगी, कुछ वेरिएंट्स वगैरह। और हाँ, प्राइस ऑब्वियसली टॉप एंड में थोड़ी सी कम है, लोअर में थोड़ी ज़्यादा है, और फीचर बाय फीचर अगर आप देखोगे तो मे बी इट माइट मेक सेंस, बट ओवरऑल कंपैरिजन आपको लार्जली लगेगा कि फिर मैं कुशाक खरीद सकता हूँ, थोड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है थोड़े पैसों के साथ में। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप एक बार डीलरशिप जाके ढंग से चेक करना प्राइस कहाँ पे क्या ऑफर्स चल रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है देखने लायक। फिर से आंधी आ रही है, इससे पहले कि मैं उड़ जाऊँ इस आंधी में, मैं गाड़ी में बैठ के उड़ जाता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। अगर आपको टाइगन का प्रॉपर एक स्वॉट एनालिसिस देखना है तो बताओ, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, गाड़ी थोड़ा टाइम और रखने के बाद ही बता पाऊँगा, बट अगर चाहिए तो बताओ।